जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चीन जो है वो भारत, ताइवान और दलाई लामा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता है, क्योंकि दलाई लामा का सीधा संबंध जो है तिब्बत से है। इसी कारण से वो जो है इन तीनों से ही बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है। ये अवश्य बात है कि चीन ने जो है अपनी बर्बरतापूर्ण जो कार्यप्रणाली के द्वारा जो है तिब्बत पर नियंत्रण किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी छिटपुट विद्रोह जैसी स्थितियाँ कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। साथ में चाइना का जो है उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त जो है अभी हाल ही में भारत जो पिछले 2 सालों से भारत के साथ उसका जो गतिरोध जारी है, और लद्दाख पर उसने छिटपुट अटैक, मतलब जो गलवान वाली स्थिति उत्पन्न की थी, उसमें जो है बहुत सारे सैनिक जो है उसके भी सही मारे गए और भारत के भी सैनिक जो है शहीद हुए। इसके तब से जो है गतिरोध जारी है। अभी हाल ही में 9 दिसंबर को एक घटना हुई जिसमें जो है भारत और चीन सैनिकों के बीच में जो क्लैश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, छिटपुट झड़प हो गई थोड़ी बहुत, जो है भारत के सैनिक और चीन के सैनिक जो है घायल हुए। साथ में वो ताइवान के ऊपर जो है बार बार जो है वो अपने जो है फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को भेज रहा है। जो यह स्थिति चीन क्यों कर रहा है? चीन में जो इस समय है ना, वहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। आप जान रहे हैं, बहुत सारे जो प्रतिबंध लगे थे, फिलहाल उसने जो कुछ ढील दी हुई है, लेकिन इसके बाद भी आपको बता दें वहाँ की जो वहाँ पे एक स्लो डाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। कंपनी जो है छोड़ के जा रही हैं, तो इन सभी स्थितियों में वह यह दिखाना चाह रहा है कि वह अभी भी जो है शक्तिशाली है। इस कारण से वह जो है छिटपुट गतिरोध इधर उधर कर रहा है, और इस प्रकार से ताइवान के ऊपर भी जो अपने बॉम्बर्स भेजा है। तो लद्दाख में अब जानिए, पूर्व में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध हुआ था, जिसमें जो है बाद में कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन जो है चीन जो अभी भी बॉर्डर पर जो है भारत से सटे बॉर्डर पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य कर रहा है। तो इसके जवाब में भारत ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य तेज कर दिए बैलेंस बनाने के लिए। चीन सियाचिन क्षेत्र में अपनी पकड़ और पाकिस्तान के ग्वादर में हिंद महासागर के लिए एक सुरक्षित और अत्यधिक सुरक्षित सड़क सुनिश्चित करने के व्यापक रणनीतिक उद्देश्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है। और वह भू राजनीतिक और भू आर्थिक उसके जो कुछ स्वार्थ भी हैं। लद्दाख में एलएसी के सबसे उत्तरी हिस्से में गतिरोध ने चीनियों के को मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में इसका उल्लंघन करने से नहीं रोका। एलएसी एक विवादित 3488 किलोमीटर की लंबी वास्तविक सीमा है। जनवरी 2021 में चीन और भारत के सिक्किम के बीच हुए आमने सामने की लड़ाई में दोनों तरफ के सैनिक घायल हो गए थे। देखिए, जो दलाई लामा है ना, वो तिब्बत से काफ़ी ज़्यादा उनके जो है भावनाएं हैं, और तिब्बत के लोग अभी भी उनकी भावनाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। साथ में जो तिब्बत के बहुत सारे शरणार्थी जो उनके साथ आए थे, वो अभी भी भारत में हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अगस्त 2021 के अंत में 100 से अधिक चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोटी में भारतीय क्षेत्र में कम से कम 5 किलोमीटर का उल्लंघन किया, और पीछे हटने से पहले एक पुल सहित कई जो छोटे मोटे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको तबाह कर दिया। अक्टूबर 2021 में भारतीय और चीनी सैनिक जो है तवांग में आमने सामने थे, और बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में आ गए थे। हालांकि 2020 में लद्दाख में हुई झड़प के विपरीत तवांग में 9 दिसंबर को ही ताज़ा झड़प सहित दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों द्वारा जल्दी से इस मामले को शांत कर दिया गया। दोनों ओर से जो है सैनिकों को चोटें आई। इस समय देखिए, जो भारत है ना, वो चीन का लगभग सभी देशों का जो है डायरेक्टली जो है प्रतिरोध अब करना प्रारंभ कर दिया है। इसकी स्थिति ये थी कि भारत बहुत दिनों से जब शांत था, तो लोगों को लगता था कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो कमज़ोर है, अपने आर्थिक मामलों से जूझ रहा है। क्योंकि भारत में जो बहुत सारे प्रकरण होते रहते हैं, उनके आधार पर जो घटनाएं होती हैं ना, वही जो है विदेशों में जाती है, और लोग उन्हीं पर एनालिसिस करते हुए भारत की जो आंतरिक स्थिति है उस पर अपना निर्माण, मतलब अपना जो बयान देते हैं, और उसी के अनुसार वो प्लान भी करते हैं कि उन्हें क्या करना है किसी देश में। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवीनतम घटना पर संसद को बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब चीनी सैनिक ने यांगत्से क्षेत्र के पास विवादित सीमा पर भारतीय क्षेत्र में आक्रमण किया और एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से जवाब दिया और चीनी सेना को हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने से रोका और उन्हें अपनी चौकियों पर लौटने के लिए मजबूर किया। जी हाँ, भारत के सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा कर चीनियों को पीटा। उन्होंने कहा कि झड़प में दोनों पक्षों के कुछ सैनिक घायल हुए थे, लेकिन इस संघर्ष में किसी भारतीय सैनिक को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी, बस स्क्रैच जैसी स्थिति स्थिति थी। तो घटना का चीनी संस्करण उतना विस्तृत नहीं है। हालांकि चीनी जो है पीएलए पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल लॉन्ग शाहुआ ने दावा किया कि चीनी सैनिकों द्वारा नियमित गश्त को भारतीय सैनिकों से बाधा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अवैध रूप से एलएसी पार की थी। चीनी सैनिकों ने एक पेशेवर, प्रामाणिक और दृढ़ प्रतिक्रिया दी, जिससे साइड पर स्थिति नियंत्रण में आ गई। अब तक चीनी और भारतीय सैनिक पीछे हट गए हैं। देखिए, अब चीन जो है ना, पहले कहता था कि हम ये नहीं कहता था कि हम, मतलब भारतीय जो है वो
उसकी सीमा में एंट्री करते हैं। अब जो है वो बयान देता है कि जो भारतीय सेना है ना वो एलएसी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो चीन के अंदर जो इस तरह की भावनाएं बैठ गई ना, मतलब उसके अंदर डर बैठ रहा है धीरे धीरे भारत का। और बहुत ज़्यादा डर था वो इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत का जो है जापान के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है, दक्षिण कोरिया के साथ भी है। और चीन का इन तीनों देशों से जो है कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। व्यापारिक संबंध भले ही अच्छे हों, चीन का व्यापारिक संबंध लगभग सभी देशों से अच्छा है, इसमें कोई बात नहीं। ताइवान से भी उसके अच्छे हैं। माना कि वो तकरीबन 120 या 130 कंपनियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है ताइवान पे, लेकिन फिर भी व्यापारिक जो स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है। तो तिब्बत के साथ अपने मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण तवांग जो है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग हमेशा चीन के लिए महान राजनीतिक महत्व का क्षेत्र है। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मठ गोल्डन नामगे ल्हासे की मेजबानी करता है, जो ल्हासा में सबसे बड़ा घोटाला पैलेस है। तवांग छठे दलाई लामा का जन्म स्थान भी है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म जो है मामूल जो उर्जेलिंग गोम्पा में हुआ था। और चीन को डर है कि वर्तमान में और 14वें दलाई लामा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में अपनी सीट के साथ वर्तमान तिब्बत के बाहर अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, जो कि चीनी कब्जे में है। जी हाँ, जो मुख्य चिंता की बात है ना चीन के लिए, वो यही है कि जो दलाई लामा है, यदि उनकी जो मृत्यु होगी तो वो 14वें दलाई लामा को नियुक्त कर लेंगे। यदि वो भारत से हुआ तो ये स्थिति उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि जो तिब्बत के लोग हैं ना वो दलाई लामा को ही अपना सब कुछ मानते हैं, चीफ मानते हैं। एक प्रकार से धार्मिक गुरु आप समझ लीजिए, या फिर राज्य का प्रमुख से भी आप कह सकते हैं। और यदि भारत से हुआ तो तिब्बत पर जो चीन का अधिकार है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म से अपने ऐतिहासिक संबंधों और भारत में कई तिब्बती शरणार्थियों की उपस्थिति के स्थान सा हो जाएगा। बीजिंग दलाई लामा के पुनर्जन्म पर अपने अधिकार क्षेत्र को दावा करता है। चीनी विद्वान का कहना है कि 14वें दलाई लामा के पुनर्जन्म से संबंधित मामले चीन में तिब्बती बौद्ध धर्म के घरेलू मामलों से संबंधित है, जिन्हें इच्छाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त चीनी तिब्बती बौद्ध समुदाय और धार्मिक विश्वासियों की बहुमत और चीन सरकार के प्रबंधन को स्वीकार करते हैं। यह जीवित दलाई लामा की तिब्बती परंपरा के विपरीत है, जो उनकी मृत्यु से पहले उनके उत्तराधिकारी का संकेत देता है। वहीं 14वें दलाई लामा ने कहा कि चीन के जनवादी गणराज्य के अधिनायक जो शासक हैं वो कम्युनिस्ट के रूप में धर्म को अस्वीकार करते हैं। आप जानिए नहीं, कम्युनिस्ट किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी खुद को धार्मिक मामलों में शामिल करते हैं। नियंत्रण और मान्यता के संबंध में एक तथाकथित पुनः शिक्षा जो उन्होंने बताया कि यह जो है चीनियों के लिए एक शर्मनाक और अपमानजनक होगा। उन्होंने यह कहा कि हमारी अनूठी तिब्बती सांस्कृतिक परंपराओं को मिटाने के लिए, पुनर्जन्म को पहचानने के लिए विभिन्न अनुचित तरीकों का प्रवर्तन हानिकारक है और इसे सुधारना मुश्किल होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसके अलावा वे कहते हैं कि मेरी मृत्यु की जो दलाई लामा है वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे अपनी पसंद की 15वें व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति को जो है 15वां दलाई लामा नियुक्त करेंगे, जो चीन की कठपुतली होगा। हाल के नियमों और विनियमों की और बात की घोषणाओं से यह स्पष्ट हुआ कि उनके पास तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुयायियों और विश्व समुदाय को धोखा देने के लिए एक विस्तृत रणनीति। और जबकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता हूँ और यह महत्वपूर्ण है कि हम अगले दलाई लामा को पहचानने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करें, ताकि संदेह या धोखे के लिए ऐसी कोई जगह ना रहे। या ये है 14वें दलाई लामा, आप जान ही रहे इनको। ये इस समय 87 वर्ष के हैं और इन्होंने अक्सर दोहराया कि पुनर्जन्म का उद्देश्य पिछला जो जीवन था, जीवन कार्य को पूरा करना है, और उनका जीवन तिब्बत के बाहर है, और इसलिए मेरा पुनर्जन्म तार्किक रूप से पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाहर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस दावे से ने जो है चीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तो चीन ये चाहता है कि जो नया दलाई लामा घोषित होगा वो चीन या तिब्बत से हो, जिस पर उसका नियंत्रण है। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो तिब्बत के लोग हैं ना वो दलाई लामा को ही अपना प्रमुख मानते हैं। चीन के लिए तवांग पर नियंत्रण तिब्बत पर उसकी पकड़ की वैधता से जुड़ा हुआ है। यदि दलाई लामा को तवांग में उत्तराधिकारी मिल जाता है तो वे वैधता और तिब्बत को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए कुछ न कुछ उन्हें अलग कार्य करना पड़ेगा। आपको बता दें कि चीन जो है बहुत ज़्यादा इस मामले में परेशान है, इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर अपना अधिकार दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है, अपना अधिकार बनाने के लिए। फिलहाल उसकी अब ऐसी स्थिति, ये जो सपना वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी डर से चीन दलाई लामा की तवांग यात्रा का विरोध करता है और इस शहर पर अपना दावा जताता है, और यह बताता है कि 2003 और 2013 के बीच में सीमा मुद्दे पर चीन के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले दाई
बिंगुआ ने सुझाव दिया कि अगर नई दिल्ली तवांग पर बीजिंग के दावे को स्वीकार कर लेता है तो सीमा विवाद को सुलझाया जा सकता है। देखिए, नई दिल्ली इस विवाद तवांग पर चाइना का अधिकार कभी नहीं मानेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा है। तो ये तो पूर्णतः गलत ही सिद्ध हो जाता है। वहीं पर चीन के लिए यह तिब्बती कारक विशेष रूप से दलाई लामा की भूमिका जो है ताइवान से भी जुड़ी हुई है, जहाँ काफ़ी संख्या में निर्वासित तिब्बती लोग निवास करते हैं। तिब्बत के प्रति ताइवान का रवैया हाल के दिनों में बदला है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ताइवान जाने के बाद जो कुओमिंतांग थे केम्प्टी, उन्होंने मंगोल और तिब्बती मामलों के आयोग और तिब्बत पर संप्रभुता दावा करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को फिर से स्थापित किया। देखिए, जो कुओमितांग शासन के तहत ना तिब्बती और भीतरी मंगोलिया में स्थिति को लेकर बीजिंग और ताइपे के बीच कोई मतभेद नहीं है, जिसने चीनी लोगों को वास्तविक सरकार का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। उन्होंने बीजिंग में कम्युनिस्ट शासकों के साथ विदेश और रक्षा नीतियों पर समान कठोर रूप साझा किया था। ताइवान आने वाले तिब्बतियों और मंगोलियाई लोगों को देश के नागरिकों के रूप में माना जाता था और आंतरिक मंत्रालय ने उनकी यात्राओं को भी संभाला। इसलिए जब ये दलाई लामा मार्च 1997 में ताइवान का दौरा किया तो उनका उन्हें जो है एक धार्मिक नेता के रूप में व्यवहार किया गया और उनकी यात्रा की बारीकियों और विभिन्न दस्तावेजों को देख और उनके रहने की व्यवस्था का जो है वो आंतरिक मंत्रालय यानी कि जो गृह मंत्रालय होता है उसके द्वारा देखा गया था। लेकिन 2000 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की कार्यालय संभालने के साथ उपरोक्त नीति ने अपनी जो ये स्थिति थी वो खो दी। चीन मतलब तिब्बत और मंगोलिया पर विशेष आयोग को समाप्त कर दिया गया और गृह मंत्रालय ने उन पर विभाजन अब केवल कागजों पर ही मौजूद है। दलाई लामा ने जब अप्रैल 2001 में ताइवान की अपनी दूसरी यात्रा की तो उन्हें वस्ता राज्य के प्रमुख के रूप में देखा गया, यानी कि जो राष्ट्रपति जैसा होता ऐसी स्थिति। तो नतीजतन जब 2001 में अप्रैल में दलाई लामा ने ताइवान की दूसरी यात्रा की तो उन्हें जो है उनकी जो यात्रा थी वो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है नियंत्रित की गई और उन्होंने जो है कुओमितांग के राष्ट्रपति चेन और पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई से मुलाकात की। लेकिन ताइवान तिब्बत संबंधों में यह उत्सव की अवधि ताइवान में राजनीतिक नेतृत्व के परिवर्तन के साथ अल्पकालिक थी। जबकि एमटी सत्ता में वापस आया तो राष्ट्रपति मा यिंग जेऊ ने चीन को खुश करने और चीन के साथ क्रॉस स्टेट संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अपनी अच्छी किताब में बने बने रहने को अधिक महत्व दिया। वहीं पर जो राष्ट्रपति मा यिंग जेऊ ने 2009 में ताइवान की अपनी तीसरी यात्रा के दौरान जो दलाई लामा से बचने के लिए प्रार्थना की और 463 लोगों की जान लेने वाले आंधी पीड़ितों को आशीर्वाद दिया। यहाँ जब दलाई लामा 2009 में जब गए थे ताइवान की यात्रा पर, तीसरी यात्रा पर, तो बेशक डीपीपी अब सत्ता में है। ताइवान और निर्वासित तिब्बती सरकार के बीच देर से राजनयिक बातचीत की एक परम श्रृंखला रही है। वास्तव में यूएस हाउस नैन्सी स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी थी ना, स्पीकर थी यूएस हाउस की, उनकी ताइवान यात्रा के बाद जो है दलाई लामा की जो यात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। तो ताइवान के विश्वविद्यालय अब दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म पर अध्ययन को प्रोत्साहित करते हैं, विशेष रूप से बुद्ध के 4 कयासों का वर्गीकरण, तिब्बत में पुनर्जन्म की प्रणाली, पुनर्जन्म को पहचानने की प्रक्रिया और कैसे पुनर्जन्म के विषय को वैश्विक महत्व मिला। इसके अतिरिक्त चीन को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तिब्बत को लेकर भारत और अपने ताइवान के बढ़ते शत्रुतापूर्ण व्यवहार को अलग थलग करके नहीं देखना चाहता। वो कहता है चीन अब कई देशों से कई तरह के स्तरों पर लड़ रहा है। हो सकता है इन सभी झगड़ों में तीव्रता एक जैसी ना हो, लेकिन निश्चित रूप से झगड़े होते हैं। वहीं पर चीन ने अमेरिका की निगरानी गतिविधियों में दखल देकर पूर्वी चीन सागर में अमेरिका को चुनौती दी है। दक्षिण सागर में मतलब इसके अतिरिक्त वो जो है जापान के साथ भी वो जो है जापान और फिलीपींस वियतनाम के साथ भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रीय विवाद में है चीन। अब वो जो है लगातार जो है ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करता रहता है, उससे ताइवान से जो है आयात में कटौती किया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इसके अतिरिक्त वो जो है ऑस्ट्रेलिया से भी मतलब जो इंपोर्ट में कटौती किया और धमकी दिया कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसके जो कोविड-19 से जिस प्रकार से वो निपट रहा था ना, ऑस्ट्रेलिया ने उदाहरण दिया कि उसे जो है भारत के जैसा कार्य करना चाहिए और जो है अपने कोविड-19 से निपटने के तरीकों पे जो है ध्यान देना चाहिए। तो इस पर जो है उसने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी और जो उसके आयात में कटौती कर दी। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा करता है कि वह सत्ता में यूएसए से कम नहीं और विदेशी मामलों में रूढ़िवादी और लो प्रोफाइल दृष्टिकोण पर तक पहुंच गया है। फिलहाल वह चाइना जो है यूएसए की बराबरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी कारण से वो जो विभिन्न प्रकार के विवाद और नए नए जो विवादों को जन्म देता रहता है। हालांकि इस तर्क में दम है कि बढ़ते चीनी आधिपत्य का इसके घरेलू कारकों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ 3 घटक हैं: राष्ट्रवाद का उभार, नौकरशाही के झगड़े और कुलीन प्रतिद्वंदिता।
जो माओ सेतुंग है ना, उनका ये मानना है कि जो स्वतंत्र शासन होता है ना, मतलब जो शासन होता है वो बंदूक की नली से निकलता है। तो इसी पर आधार देते हुए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अनुशासन करते हुए जो है अत्याचार करते हुए वो जानता है कि यदि इसी नियम पर चलेंगे तो ही राष्ट्र को संगठित और बनाए रखना पड़ेगा। तो वो अपने इन कार्यों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। और चीन आप जान ही रहे हैं, मुखर या आक्रामक विदेशी व्यवहार और सैन्य निर्माण, घरेलू कठिनाइयों की दिशा और विभिन्न प्रकार की जो उसमें विरोध हो रहा है, उनसे निपटने का एक तरीका तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत, तिब्बत या ताइवान के लिए यह अच्छी खबर नहीं है और उन्हें सतर्क भी रहना होगा, चूंकि वह युद्ध की तैयारी भी उन्हें करनी होगी, क्योंकि चाइना भी ये युद्ध की तैयारी करता है, हमेशा युद्धाभ्यास कर रहा है। तो भारत चीन, मतलब भारत, तिब्बत और जो ताइवान के लोग हैं ना, उन्हें किसी न किसी प्रकार से ये समझना होगा कि चीन किसी के लिए अच्छा नहीं है और उन्हें जो है सजग रहना होगा।